अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को मनाने के लिए एक कमेटी बना दी है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि किन्हीं कारणोंवश ब्राह्मण उनसे नाराज हैं या ब्राह्मणों में उनके प्रति नकारात्मक मैसेज है। शायद यही कारण है कि पार्टी ने एक या नहीं बल्कि दो दिन पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के घर पर ब्राह्मण मंत्रियों, ब्राह्मण सांसदों की एक लंबी मैराथन बैठक चली। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जो कमेटी ये सुझाव देगी कि ब्राह्मणों की नाराजगी को उत्तर प्रदेश में दूर कैसे किया जाए। क्या वाकई में ब्राह्मण मतदाता उत्तर प्रदेश में निर्णायक स्थिति में है और उनको क्या बीजेपी मना पाएगी पूरी तरह, और इसका संदेश क्या जाने वाला है? इस विषय पर आज हम बड़ी परिचर्चा करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। बहनों भाइयों, चुनाव को बहुत थोड़ा सा वक्त उत्तर प्रदेश में अब बचा है। अब सभी पार्टियां बिरादरी सेट करने में लग गई हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही डोमिनेटिंग बिरादरी है ब्राह्मण समाज। ये ब्राह्मण समाज पिछले कुछ वक्त से उद्वेलित है और भारतीय जनता पार्टी में ये संदेश है कि ब्राह्मण इस बार बीजेपी से नाराज है। ये मैसेज जब दिल्ली दरबार तक पहुंचा तो दिल्ली ने तत्काल इसकी समस्या के समाधान के लिए अपने चुनिंदा मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और भारत सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं उनको बुलाया, अजय मिश्रा टेनी के अलावा। ये बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि ये लगातार चर्चा हो रही है और बीजेपी के इनसाइड भी ये संदेश है कि ब्राह्मणों की नाराजगी है। इस नाराजगी से कैसे निपटा जाए, इस नाराजगी को कैसे हैंडल किया जाए और इसको भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनाव में कहीं नुकसान न हो जाए, इस इरादे से एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी के अध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला बनाए गए हैं। पूर्व वित्त राज्य मंत्री हैं, अभी राज्यसभा के सांसद हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। इनके साथ 16 अन्य लोगों की कमेटियां बनाई गई हैं। मसला इस बात का है कि यह स्थिति का निर्माण क्यों हुआ और बीजेपी क्या अब चुनाव के पहले ब्राह्मणों के मन में आई इस शंका का समाधान कर पाने में सफल होगी या नहीं होगी। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जब से ये मसला उठा है तब से आम आदमी पार्टी, जिसने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, ब्राह्मण उत्पीड़न के मुद्दे को, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मणों को टारगेट करके उनके मुद्दों को लगातार उठाते हैं और उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश होती है। तो क्या वाकई में ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से या बीजेपी के पास इसका कोई समाधान है? और ये कमेटी जो बनाई गई है, ये कमेटी क्या ब्राह्मणों के बीच जाकर वो संदेश देने में सफल रहेगी कि ब्राह्मणों बीजेपी से जुड़ें, या फिर ब्राह्मणों ने इस बार कुछ और निश्चय किया है? अब ये कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी एक अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये बताती है कि ब्राह्मणों के भीतर उसका जो संदेश है उसको लेकर अब वो चिंतित हो गई है। तो क्या वाकई में बीजेपी की यह रणनीति ब्राह्मणों को मनाने की काम कर पाएगी या नहीं? ये तो हुआ बीजेपी और ब्राह्मणों के रिश्ते का मसला। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में आवश्यक क्यों है। त्यागी और भूमिहार बिरादरी को भी इसमें जोड़ लें तो तकरीबन 15% वोट बैंक, सॉलिड वोट बैंक ब्राह्मणों का है और ये पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, गोरखपुर से गाजियाबाद और बांदा से बरेली तक। ये बहुत ही डोमिनेटिंग क्लास है, ओपिनियन मेकर क्लास है। ये शांत स्वभाव के मतदाता नहीं है बल्कि वोकल हैं, बोलते हैं, चौराहों पे बोलते हैं, गलियों में बोलते हैं, नुक्कड़ चौराहों पे बोलते हैं, पंचायत में बोलते हैं, ठीहों पे बोलते हैं और अड्डों पर बोलते हैं। वोकल कम्युनिटी है और प्रतिकार इनके भीतर का एक मुद्दा होता है। किसी विषय पर अगर कुछ मसला है तो ये उसका प्रतिकार करते हैं। ये खामोश कम्युनिटी नहीं है, इसलिए हर पार्टी को इसकी चिंता रहती है। और बहुत लंबे समय तक ये पार्टी पोस्ट 90s की आप बात करें तो ये अधिकांश समय ब्राह्मण समाज कांग्रेस का बड़ा सॉलिड वोट बैंक रहा है। लेकिन पोस्ट कमंडल और पोस्ट बाबरी डिमोलिशन ब्राह्मण समाज का अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा और उसके बाद वो वोट बैंक बिखरता रहा। कभी समाजवादी पार्टी के हिस्से गया, कभी बीजेपी में गया, फिर कभी बहुजन समाज पार्टी में भी गया। 2009 में कांग्रेस को भी काफ़ी वोट इस कम्युनिटी ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में दिए थे। तो ये 15% की कम्युनिटी
2007 में इसने करिश्मेटिक प्रदर्शन किया और उसे सोशल इंजीनियरिंग का पूरी दुनिया में एक बड़ा पैमाना माना गया, जब ब्राह्मण और दलितों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनवा दी। उसे सोशल इंजीनियरिंग का चमत्कार माना गया था 2007 में। उसके बाद से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का यह ध्यान गया कि इस कम्युनिटी को साथ लाया जा सकता है। मुझे याद है तब मायावती ने 70 से ज़्यादा प्रत्याशी उतारे थे और 57 ब्राह्मण विधायक जीत कराए थे और 15 MLC बनाए गए थे। अधिकांश उसमें मिनिस्टर भी थे। मौजूदा सरकार में भी 9 मिनिस्टर ब्राह्मण समाज के हैं। तो क्या वाकई में ये एक वोट बैंक है या एक ये बिखरा हुआ वोट बैंक है? अगर प्रारंभिक तौर पर आप देखें तो ये पाएंगे कि ये एक बिखरा हुआ वोट बैंक है। ये कभी एक नाके से नहीं गुजरता। एक नाके मतलब एक राह पे नहीं चलता। ये बिखरी हुई कम्युनिटी है। इंटेलेक्चुअल क्लास है, ओपिनियन मेकर क्लास है, वोकल क्लास है और बिखरा हुआ है। अब उसे ये लगता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको उसका वाजिब हक नहीं मिल रहा है, उनके प्रति अपराध हो रहे हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी उनके उस एस्पिरेशन को, अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगी? इसको लेकर अब सवाल है। तो जब से ब्राह्मण सम्मेलन सतीश चंद्र मिश्रा ने शुरू किया, उसके बाद यह मसला बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी इसका मुकाबला कैसे कर पाती है, क्योंकि ब्राह्मणों को मनाना भी उतना ही मुश्किल है जितना उनको अपने से दूर करना। तो बीजेपी, हालांकि हमेशा से लंबे समय से, मैंने बताया पोस्ट 90s बीजेपी पहली पसंद रहा है ब्राह्मण मतदाताओं की। उसके बाद अब बदली हुई तस्वीर में ब्राह्मण किसको चुनेगा, बीजेपी की यह चिंता सामान्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह का फीडबैक पार्टी को मिल रहा है यह उसके लिए चिंता की बात होगी। आज हम इस विषय पर डिबेट करेंगे और चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण समाज किसके साथ है, किसको वोट देगा, किससे नाराज है, नाराजगी का कारण क्या है और उस कारणों में वो किसके साथ खड़ा है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर इस कम्युनिटी के वोट बैंक की क्या तस्वीर है, हम एक ट्रू पिक्चर बनाने की कोशिश इस डिबेट के जरिए करेंगे। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में संजीव मिश्रा हैं भारतीय जनता पार्टी से, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, विनोद अग्निहोत्री जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से मुझे जुड़े हैं, राहुल त्रिपाठी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, फैजान खान BSP के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और कृष्णकांत पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। संजीव मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, और मैं देख रहा हूं मेरे पास एक रिपोर्ट रखी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ और JP नड्डा के यहाँ एक बड़ी बैठक हुई जिसमें ब्राह्मण समाज के मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और यूनियन मिनिस्टर्स बुलाए गए, इकट्ठा किए गए और ये बताया गया कि ब्राह्मण नाराज हैं, इन्हें मनाया जाए। तो मनाने के लिए एक कमेटी बनी है। तो ये पंडित जी लोग आपसे नाराज क्यों हैं? संजीव मिश्रा। मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण लोग नाराज हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपने जैसा कि कहा शुरू में ही कि लगातार शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर रहा है ब्राह्मण। ये बात तो ब्राह्मणों की बात आपने की, लेकिन नाराजगी की कौन सी बात है, मैं ये नहीं समझ पाया। आपने जो अपना संक्षिप्त विवरण दिया, तो भाई साहब ये बताइए कि अगर नाराज नहीं है तो ये ब्राह्मण समाज के मंत्रियों को इकट्ठा करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, उत्तर प्रदेश के प्रभारी घंटों मंथन हो रहा है, एक कमेटी बन रही है 16-17 लोगों की, और आप कह रहे हैं कि ये प्रश्न कहां से आता है? ब्रजेश जी, सबका साथ सबका विकास और सब में विश्वास पैदा करने का नाम है भारतीय जनता पार्टी जी। अभी जब पिछले दिनों मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ तो विपक्ष ने कहा कि साहब ये जो होर्डिंग लगे हुए हैं ये दिखा रहा है कि साहब ये इन लोगों को कैबिनेट मंत्री और इन लोगों को केंद्र में मंत्री बनाया गया। अब जब एक मीटिंग दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ होती है तो आपने एक ये प्रश्न उठाया कि साहब नाराज है। नाराजगी का कारण क्या है? नाराज क्यों होगा? अरे मैं तो उन पार्टियों को मैंने बहुत करीब से देखा है। तो ये किस प्रकार की बैठक थी जो आपके यहाँ जनरल सेक्रेटरी तो ये होता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ ये किस तरह का मेल मिलाप था? कोई डिनर, कोई लंच, हाई टी? नहीं, ये मंथन चला करता है। ये मंथन चला करता है। ओके, ये मंथन चला करता है और ये सबका साथ और सबका विकास और सब में विश्वास पैदा करने का काम है। जहां तक सवाल ब्राह्मणों का है तो ब्राह्मण तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है
आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, जो डेवलपमेंट कर रही, जो विकास के काम कर रही है। अगर कल कानपुर में मेट्रो शुरू हो गई तो मेट्रो शुरू होने का मतलब यह है कि उसमें ब्राह्मण भी सफर करेगा और सभी जाति के वर्ग के लोग सफर करेंगे। अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू हो गई, अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू हो गई, अगर इस तरीके के डेवलपमेंट किए हैं, मैं मनोज पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। और ये समाजवादी पार्टी की प्रबुद्ध सभा, जो ब्राह्मण उनकी सभा है, उसके अध्यक्ष हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मौजूदा विधायक हैं और पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज पांडे जी, बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है, और ये इस तरह की मुलाकातें और कमेटियां ये तो सब होती रहती हैं। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हो? देखिए, एक तो इन्होंने आपत्तिजनक बात कही है। इन्होंने कहा कि हमारा वोट बैंक है। वोट बैंक इनका जो है वो कोई गुलाम नहीं है, नंबर एक। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ब्रजेश भाई देखें, वर्ष 2002, 2007, 2012 और 2017 तो ब्राह्मण किसी के साथ बंद करके नहीं रहा है। 2 में उसने डिफरेंट वोटिंग किया, 2007 में उसने बसपा के पक्ष में वोटिंग किया और 2012 में उसने समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में वोटिंग किया और उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अब रही बात मेट्रो में, तो मेट्रो में तो वही चलेगा ना जो जिंदा रहेगा, जो सुरक्षित रहेगा वही तो चलेगा। व्हाट डू यू मीन सुरक्षित और जिंदा? जिंदा चलेगा जिसके पास उसके किराए का पैसा रहेगा। आज स्थिति ये तंगाली आ गई है कि नौजवान बेरोजगार जो सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज में है, इसलिए एजुकेशन में भी सबसे ज्यादा आगे है, वो आज बेरोजगार जो है डिग्री लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहा है और अफसोस कर रहा है कि मैंने अपने माता और पिता का कर्जा लेकर के जो हमने पढ़ाई करी, जो हमने गेहूं और धान बेच करके पढ़ाई करी, जमीन गिरवी रख करके जो पढ़ाई हमने की, शायद हमने इसलिए नहीं किया था कि डिग्री लेकर के हम दर दर ठोकरें खाएंगे। पर मनोज पांडे जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ब्राह्मणों के प्रति अपराध बढ़ गया है या ब्राह्मणों पर ज्यादती हो रही है? आपको ऐसा क्या एविडेंस है आपके पास? देखिए, जहां तक आप ब्रजेश भाई एविडेंस की बात कर रहे हैं, हम सवाल करेंगे कि संयोग है कि साजिश है कि झांसी में एक साथ 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, प्रयागराज में 4 लोगों की एक हत्या हो गई, 3 दिन की ब्याता खुशी दुबे जो अभी उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छुटी थी, उसको जेल भेज दिया गया। तो आखिर ऐसा कौन सा अपराध ब्राह्मण समाज ने कर दिया कि केवल जात के नाम पर उत्पीड़न हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, जो फंसाने की साजिश हो? तो मैं समझता हूँ कि इस पर रोक लगनी चाहिए। ऑल राइट, मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फैजान खान भी मौजूद हैं। फैजान जी, आप बताइए। मैं अब सतीश चंद्र मिश्रा जी के आज मैंने डिबेट में आने से पहले उनकी कई स्पीच सुनी, इस नाते सुनी कि बीएसपी क्या सोचती है ब्राह्मण कम्युनिटी के बारे में। तो हर जगह वो ये दावा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टिकट हम देते हैं, सबसे ज़्यादा मंत्री हमने बनाया था, लेकिन बीजेपी तो स्वीकारने को तैयार नहीं। संजीव मिश्रा की आपने बात सुनी, इन्होंने कहा ब्राह्मण तो उनके साथ है, वोट बैंक है और उनसे खुश है। आपको लगता है ऐसा है? ब्रजेश जी, अगर उनके ब्राह्मण समाज अगर हमारा खुश होता आज भारतीय जनता पार्टी से, तो आप सब ने देखा माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में जब ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग का हमारा सम्मेलन हुआ, जिसमें खास तौर से ब्राह्मण समाजों ने किस तरह से सहयोग किया, 75 जिलों में उन्होंने पूरा दौरा किया। वो साफ तौर से उस भीड़ में ब्राह्मणों की दिखा। और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने इस बात को कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के रिजिम में हमने देखा कि ब्राह्मण समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज पे ख़ास तौर से निगाह योगी आदित्यनाथ जी की थी कि वो कहीं से भी बच ना पाएँ और उनके उत्पीड़न में कहीं से कमी ना रह जाए। ये एग्जाम्पल जो अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब ने दिया, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए देता हूँ कि क्राइम किसके हाथ में होता है? अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके परिवार पे सज़ा देने का हक किसको, योगी आदित्यनाथ जी को मिल गया। अगर मुख्तार अंसारी, इन्होंने नाम दिया विकास दुबे जी को भी अगर मर्डर कर देते हैं, इन्होंने गाड़ी पलट जाती है, इन्हें शायद पता नहीं कि सरकार भी पलट जाती है, इन्हें लगता है सिर्फ गाड़ी ही पलटती है। लेकिन आप मुझे बताओ कि ब्राह्मण आपको वोट क्यों दे? आपको मतलब बीएसपी इसलिए क्योंकि मैं रिजीम, आपने खुद अभी 5 मिनट पहले आपने बहुत अच्छी बात कही ब्रजेश जी कि हमने जिस तरह से सुरक्षा प्रदान किया। देखिए, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित जब आप करेंगे तभी सारे धर्म जाति बच पाएंगे और सुरक्षा का भाव उनके अंदर उत्पन्न होगा।
जिस तरह से हमने देखा बहुजन समाज पार्टी के रिजीम में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी में टिकट में भी हमने उनकी भागीदारी दी। भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तो देनी पड़ेगी आपको ना। अगर वो 15% हैं तो भाई जाहिर सी बात है 15% का हक तो उन्हें देना ही चाहिए। हमने जिस तरह से उन्हें मंत्री बनाया 20 से ज़्यादा, आपने देखा जबकि 70 से ज़्यादा हमने टिकट दिया, 57 जीत के आए। तो ये जाहिर सी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, आप बताइए परिवार पर को वही ब्राह्मण आपको 12 में छोड़कर गया, 14 में छोड़कर गया, 17 में छोड़कर गया, 19 में छोड़कर नहीं गया। देखिए 4 चुनाव में उसने आपको हवा नहीं लगने दी। 2007 में पूरी तरीके से ब्राह्मण, हाँ 7 में था, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। उसके बाद 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी के पास चले गया। 2017 में बीजेपी ने चांद सितारा और 14, 17, 19 तीनों में गए। नहीं 19 तो लोकसभा का मैटर था, वो देखिए चुनाव विधानसभा का लोकसभा का ब्रजेश भाई आपको पता है। तो इस बार आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये कम्युनिटी आपको वोट करेगी? इसलिए करेगी क्योंकि एक तो 2017 में इन्होंने मुख्यमंत्री पद का क्लियर नहीं किया, संजीव जी उस वक्त शायद समाजवादी पार्टी में थे। हाँ। उसके बाद लाया किसे, जो पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं ब्राह्मण विरोधी चेहरे के रूप में, योगी आदित्यनाथ जी को। ऑलराइट, मैं राहुल त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं। राहुल, आप मुझे बताओ, आप तो ब्राह्मणों के बीच काफ़ी सक्रिय रहते हो, एक संगठन भी चला रहे हो, क्या प्रॉब्लम है इस कम्युनिटी की और ये इस समाज की नाराजगी क्या है? मुझे जी जय परशुराम, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। संजीव मिश्रा जी ने कहा कि कमेटी नहीं है, रेगुलर मंथन है, और अगर रेगुलर मंथन होता है तो कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, और कमेटी बनाई गई है तो उन कमेटी में उन्हीं को बुलाया गया है जिनसे ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण तो अपने ब्राह्मण प्रतिनिधियों से ही नाराज है ना, जो सत्ता में बैठे हैं। उसकी उम्मीद, उन आकांक्षा उन लोगों से है जो ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हैं और मंत्री पद लिए बैठे हैं और मंत्री हैं, उन्हीं से नाराजगी है। अब रही बात ब्राह्मणों की, ब्राह्मण नाराज क्यों है, मनोबल क्यों बढ़ाते हैं ये लोग? भाजपा के सत्ताधारी लोग मनोबल बढ़ा रहे हैं। जीतन राम मांझी, पकौड़ी लाल कोल, कोई भी आकर के ब्राह्मणों को गाली देकर चला जाता है, आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उल्टा जितेंद्र झा साहब को बाहर निकाल देते हैं। यह क्या ब्राह्मण विरोधी मानसिकता नहीं है? आपके उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ट्वीट करते हैं कि ब्राह्मण की जीतन राम मांझी जो हैं दलित नेता हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी, और वो ब्राह्मणों को मंच से खुले शब्दों में गालियां दे रहे हैं। आप खुशी दुबे जो कि जिस विधानसभा में रहती है वहां की विधायिका माननीय, आपके वहां बेसिक शिक्षा उच्च शिक्षा मंत्री हैं, आज तक उसकी मां के कभी आंसू पोंछने गई हैं? जब हम खुशी दुबे की बात करते हैं आप विकास दुबे की बात करने लग जाते हैं। अरे हम खुशी दुबे की बात कर रहे हैं, विकास दुबे की बात किसी ब्राह्मण समाज के किसी नेता ने की ही नहीं आज तक। आपकी जिस विधानसभा में वहां का आपका विधायक है वो एक बार झांकने नहीं गया उनके घर। अब आप इंद्रकांत त्रिपाठी को आप कैसे भूल सकते हैं? यह सरकार की विफलता नहीं है कि आज मणिलाल पाटीदार आज तक फरार है। अब आप नाराजगी के लिए कमेटी बनाते घूम रहे हैं। और रही बात वोट बैंक की, ब्राह्मण कभी किसी का गले में पट्टा नहीं डाला है, हम किसी के वोट बैंक हैं ही नहीं। हम सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, और इस बार बिगड़ेगी, आप देखिएगा। ये कमेटी बनेगी, मना लेंगे। वही बात, जिनसे नाराज है उन्हीं की तो कमेटी बनाई जा रही है। अच्छा, ब्राह्मण समाज जो है किसी क्षत्रिय नेता से नाराज थोड़ी है, ब्राह्मण समाज तो उन्हीं ब्राह्मणों नेता से नाराज है जिससे उसको आकांक्षा आशा है, और वो आज तक एक शब्द नहीं बोले। अच्छा, जो ब्राह्मण मंत्री और नेता हैं इनके, किन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया ब्राह्मणों के लिए? कितने ने विधानसभा में खुशी दुबे के लिए प्रश्न उठाया? कितनों ने मणिलाल पाटीदार के लिए प्रश्न उठाया? ब्राह्मण समाज तो उन्हीं से नाराज है। तो ब्राह्मण समाज क्या चाहता है इस बार? ब्राह्मण समाज जो चाहता है वो हो नहीं पाएगा, और इनके बस की बात नहीं है। ब्राह्मण अपना निर्णय स्वयं ले लेगा। ब्राह्मण समाज तो चाहता है कि भाजपा मुख्यमंत्री चेहरा कोई ब्राह्मण घोषित करेगी, ब्राह्मण समाज जाएगा भाजपा के साथ। तो वैसे तो किसी पार्टी ने घोषित नहीं किया ब्राह्मणों को, अकेले बीजेपी क्यों? क्योंकि और किसी पर ठप्पा नहीं लगा ब्राह्मण विरोधी होने का। ओके, मैं कृष्णकांत पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। भाई पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो बहुत सामान्य मंथन है, यहाँ तो आज अखबारों में मतलब रंगा पड़ा है कि ब्राह्मणों को मनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। मैं आपके सवाल पे आता हूं, इसके पहले एक निवेदन और अनुरोध आपसे करना चाहता हूं कि आप संख्या के आधार पर राजनीतिक दलों को बुलवाते हैं, ऐसा मैं अक्सर आपके चैनल पर देखता हूं, और होना भी यही चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, उनको नंबर 1 पे आपने बुलवाते हैं, ठीक भी बात है। नंबर 2 पे सपा, इसलिए हमारे आदरणीय पांडे जी को बुलवाया। लेकिन अब बसपा की स्थिति हमसे कम हो गई है विधानसभा में।
इसलिए तीसरे नंबर पे कांग्रेस को बुलवाने का मैं अनुरोध करता हूं। बसपा हमारे बाद नंबर पे अनुरोध मान्य नहीं है क्योंकि उनके 19 टेक्निकली अभी विधायक नहीं, उनके अभी 3 बचे हुए हैं, हमारे इनसे ज्यादा बचे हुए, उनके जा चुके 3 बचे हैं। नहीं, हमारे पास 3 नहीं बचे। अच्छा, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, अब हम मुद्दे पे आते हैं। अब जीत कर आइएगा, अगर ज्यादा आ गए तो आपको पहले नहीं, हम तो हमने एक निवेदन, मैं देखिए डिबेट में पांडे बिल्कुल सही कर रहे हैं, परंपराओं का निर्वहन करता हूं। फिर मैं कहता हूं आज से 32 साल 22 दिन पहले 7 दिसंबर 1989 को उत्तर प्रदेश में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री अब तक के रहे हैं पंडित नारायण दत्त तिवारी जी। इसके बाद लगभग चाहे सपा की हो, बसपा की हो, भारतीय जनता पार्टी को, सबके 3-3, 4-4 बार लगभग सरकारें बनी, लेकिन किसी ने भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री का न चेहरा दिया, न नाम दिया, न दे सकते हैं। मैं आजमगढ़ जिले से आता हूं, एक थोड़े समय में घटना बताता हूं। बड़ी मिठाई बट रही थी भारतीय जनता पार्टी में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुए। चर्चा थी कि कलराज मिश्रा शपथ लेने कल जा रहे हैं, भाई कई कुंतल लड्डू बट गया। और दूसरे सिंह राजनाथ सिंह को शपथ दी गई। सारे ब्राह्मण जो मुंह गिरा के लड्डू निकल भी सकते, न उगल सकते थे न निगल सकते थे। फिर भी हम कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। हम जातिवादी विचारधारा के विरोधी हैं। हमारे लिए सारे जात धर्म मजहब सबके हम पक्षधर, हम किसी एक जात के नहीं हैं। 90% जब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, विधायक और सांसद हुआ करते थे, उस समय भी हमने चाहे चंदूलाल चंद्राकर रहे हो, चंद्रजीत यादव रहे हो, स्वामी प्रसाद लोधी रहे हो, चाहे जयराम वर्मा रहे हो, चाहे बीपी मौर्य रहे हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हो, जगन्नाथ पहाड़िया रहे हो, चाहे बेनीवाल रहे हो, हमने सबको बराबर बराबर सम्मान दिया। हम उस परंपरा के मानने वाले लोग हैं कि 10 में से 6 मुख्यमंत्री हमने ब्राह्मण दिया। चाहे राष्ट्रपति पद, क्या ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है पांडे जी? ब्राह्मणों के उत्पीड़न की स्थिति सिर्फ इतनी है कि ऊंचाहार से हमारे बड़े भाई मनोज पांडे जी आते हैं। जून 2017 में सरकार बनने के चंद दिनों बाद ही 5 ब्राह्मण जिंदा जला दिए गए थे। संभवतः इनके क्षेत्र की ही बात होगी। नहीं, मुझे भी याद है, ये लखनऊ तक धरना प्रदर्शन भी किए थे। अच्छा, हाँ, वही मैं कह रहा। और इस सरकार के एक सम्मानित मंत्री जो कहीं और से विधायक है, सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वो वहां ब्राह्मणों के इस जलाने पे पर्दा डाल रहे थे चूंकि सरकार तुरंत बनी थी। और एक बात और, शिव प्रताप शुक्ल, एक बड़े चैनल पे बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, शिव प्रताप शुक्ल जो इस कमेटी के चेयरमैन बनाए हैं, मैं केवल एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या गोरखपुर में उनकी अपनी हैसियत है जोगी के सामने? कुछ एक होमगार्ड को दाएं से बाएं करवा सकते हैं शिव प्रताप शुक्ल? जोगी के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। और जो इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जान रहा है कि 32 साल पहले किसने और कैसे ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया, तब से आज तक किसी ने बनाया नहीं। तो आपकी पार्टी ने कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट तय किया है क्या? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कहां हैं? वह केवल ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन, वो नहीं कहीं गवर्नर, राज्यसभा, एमएलसी मंत्री हो सकते हैं। ये इनके ब्राह्मणों के प्रति इनकी हैसियत है। विरोधी चाहे किसी जात का हो, मतलब चाहे वह किसी भी जात का हो, जो गुंडा है, बदमाश है, उसको जरूर उसकी सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलने का तरीका यह नहीं होता है कि उसको ऑफिस में चाय पीने के बुला के आप किसी से गोली मरवा दीजिए और चाहे गाड़ी पलटवा दीजिए। सजा देने का हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, कानून के देश में रहते हैं। यहां कोई ऐसा नहीं है कि कानून नहीं राजशाही, जिसको जब चाहो सजा दे दो, गोली मरवा दो। शुक्रिया आपका। मैं विनोद अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों पे काफ़ी राजनीतिक रुचि रखते हैं। अग्निहोत्री जी, पहले तो मुझे बताइए कि ये ब्राह्मण समाज के भीतर क्या चल रहा है, ये किस प्रकार की कुलबुलाहट है? दूसरा, इस समाज के में क्या संदेश है, और बीजेपी ने ये कमेटी क्यों बनाई है, और इस बार इस समाज के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है? देखिए ब्रजेश जी, जिस समाज की चर्चा इस समय हो रही है उस समाज से मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं। ये अलग बात है कि हम पत्रकार की हैसियत से यहाँ पर बैठे हैं और हम उसका विश्लेषण निष्पक्ष करेंगे, आप भी कर रहे हैं। अपने समाज का, इस समाज का मिजाज हम दोनों बेहतर समझते हैं। और ये समाज दरअसल आदिकाल से समाज का सबसे अगड़ा हिस्सा रहा है। और आज़ादी के बाद जो आपने जिसका जिक्र किया कि इस देश में कांग्रेस का जब निर्बाध शासन था
तो ब्राह्मणों का वर्चस्व था भारतीय राजनीति में। वो प्रधानमंत्री से लेकर के और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री ब्राह्मण होते थे, और ब्राह्मण जो एक सामान्य ब्राह्मण था वो उनके भीतर अपना अक्स देखता था। और जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने 4 दिसंबर 1989 का जिक्र किया, तो वो बड़ी महत्वपूर्ण घटना है उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से। दरअसल कांग्रेस के ज़माने में जो ब्राह्मण राजनीति थी उसमें जो चेहरे थे वो गोविंद वल्लभ पंत से लेकर के उमाशंकर दीक्षित और नारायण दत्त तिवारी, कमलापत त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज राजनेता होते थे। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी उत्तर प्रदेश के बाहर के ब्राह्मण नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उनमें ब्राह्मण अपनी बात करते थे और वो इतने बड़े चेहरे थे कि कोई उस तरह की बात नहीं हो सकती थी कि ब्राह्मणों को लगे कि उनके हितों की अनदेखी हो रही है। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी का जमाना आया, पुरानी भारतीय जनता पार्टी का, तो अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, केसरीनाथ त्रिपाठी, कलराज मिश्रा और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे चेहरे थे। उनमें भी जो है लगता था कि हाँ ये जो है समाज के हित की बात करेंगे, उनके सामने भी समाज अपने को सुरक्षित समझता था। समाजवादी पार्टी ने इसी क्रम में जनेश्वर मिश्रा, ब्रजभूषण तिवारी, माता प्रसाद पांडे जैसे नेताओं को आगे रखा। बहुजन समाज पार्टी ने सतीश मिश्रा को एक चेहरे के रूप में पेश किया। आज भाजपा की दिक्कत यह है कि उसके पास इस तरह के कद्दावर ब्राह्मण नेताओं का नितांत अभाव हो गया है। आज जब भी शिवप्रताप शुक्ला की बात कही, शिवप्रताप शुक्ला की बात जो कमेटी के चेयरमैन है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो एक बड़ा चेहरा बन सकते थे वो हाशिए पर हैं। और जो ब्राह्मण नेता इस समय हैं, चाहे वो दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री हों, चाहे और मंत्री हों, या महेंद्र नाथ पांडे हों, जो नाम है उन पर, जैसा कि राहुल त्रिपाठी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, वाकई सही बात है, उन पर ब्राह्मण समाज जो है वो भरोसा नहीं कर पा रहा है कि ये उसके हितों की रक्षा कर पाएंगे। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि चाहे खुशी दुबे का सवाल हो, चाहे विकास दुबे कांड के बाद जिस तरह पकड़ पकड़ के मारा गया, उस वक्त भी किसी नेता ने एक शब्द तक नहीं बोला, तो कैसे विश्वास करें लोग इन पर। मैं कतई पक्ष में नहीं हूं, मैं तो जाति की राजनीति में नहीं करता ना, लेकिन जब जाति पर चर्चा हो रही है इसलिए इस बातें कर रहा हूं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता, ब्राह्मणों की बीजेपी से नाराजगी आप याद करिए बिंदुओं पर है अग्निहोत्री जी। मैं वही बता रहा हूं। देखिए, दलित एक्ट में संशोधन का मुद्दा आया, पूरा दलित नेतृत्व खड़ा हो गया, रामविलास पासवान से लेकर के मायावती तक और रामदास अठावले तक, और सब ने दबाव डाल करके संसद में वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवा दिया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जितिन प्रसाद जी, उन्होंने अपने आप पूरी लिस्ट निकाली थी जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, याद करिए, और ब्राह्मण चेतना मंच बना के सबको चिट्ठियां लिखी थी, और वो 150-200 लोगों की लिस्ट जो थी, अब वो जितिन प्रसाद जी मंत्री बन गए, वो कहाँ है क्या है बोल नहीं रहे। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो समाज को मथ रही हैं, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। ये भावनात्मक मुद्दे हैं। आर्थिक रूप से तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर लार्जर पर्सपेक्टिव में ब्राह्मण कम्युनिटी के भीतर क्या संदेश है? ये संदेश है कि भाजपा को ब्राह्मण अपनी पार्टी मानते हैं, जैसे कांग्रेस को मानते थे। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, बसपा की सरकार होती, तो शायद उनको ये तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो मानते हैं कि ये तो भाई पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। लेकिन भाजपा उनके लिए वैसे ही अपनी पार्टी है जैसे कांग्रेस पार्टी थी। तो जब भाजपा में उनकी उपेक्षा होती है, जिसका जिक्र भी तमाम सारे हमारे मित्र लोग कर रहे थे, खासकर राहुल त्रिपाठी ने किया जो ब्राह्मण महासभा के वो हैं, तो उनको तकलीफ होती है। जैसे अपने घर में अगर किसी को खाना न मिले या किसी की उपेक्षा हो तो ज्यादा तकलीफ होती है, दूसरे के घर में अगर उसको सम्मान मिले तो फिर लगता है कि इससे तो वही ठीक है। ये जो कमेटी बनी है, आपको लगता है कि ये कमेटी नाराजगी को कुछ दूर कर पाएगी? नहीं, कमेटी जब अगर उन मुद्दों का हल करेगी, सबसे बड़ा मुद्दा तो प्रतीकात्मक रूप से अगर देखें तो खुशी दुबे का ही मुद्दा है। अगर कमेटी अपना प्रयास करके उसको रिहाई करवा दे उस बच्ची लड़की को, तो शायद कुछ बने। इसी तरह और भी कई मुद्दे हैं, या जो तमाम सारे, आपका कहने का तात्पर्य है कि खुशी दुबे का मुद्दा ब्राह्मण कम्युनिटी में एक आइकॉनिक मुद्दा है, प्रतीकात्मक मुद्दा है। मैं कह रहा हूं, होता क्या है, देखिए ब्रजेश जी, कि ऐसा नहीं है विकास दुबे से किसी को सहानुभूति नहीं थी, लेकिन खुशी दुबे से सबको सहानुभूति है, क्योंकि उस लड़की का कोई अपराध नहीं है, कोई उसका वो नहीं है। तो जब जिसका अपराध नहीं है उसको अगर जेल में डाला गया हुआ है, या उसका कोई इतिहास नहीं है आपराधिक, अब अपराध है कि नहीं तो न्यायालय फैसला करेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति, तो ये प्रतीकात्मक मुद्दे होते हैं। अब फूलन देवी जैसे थी, अब वो निषाद समाज की प्रतीकात्मक नेता थी, वो कोई आइडियल हो ना हो, ऐसे ही हर समाज के अपने प्रतीकात्मक मुद्दे होते हैं। शुक्रिया। मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी बातों को भी रखने की कोशिश का मौका दूंगा। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, ये पंडित जी लोग क्यों नाराज हैं, क्या प्रॉब्लम है और क्या संदेश है, और बीजेपी ने ये जो डैमेज कंट्रोल के लिए कमेटी बनाई है ये कितनी कारगर है?
देखिए, ब्राह्मणों की नाराजगी तो चुनाव के समय पर चर्चा में है, लेकिन उससे पहले आज हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि नए साल पे मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूं क्योंकि मैं इत्र का बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूं। तो बड़ा फायदा है इत्र के बिजनेस में। करेक्ट है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ। कि ब्राह्मण की जो सियासत है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में ये मुद्दा बहुत उछल रहा है। अभी मीटिंग के बाद दिल्ली में ये मामला और गर्मा गया, लेकिन हैरत होती है कि अध्यक्ष उस आदमी को बनाया गया जो खुदे पैदल है सियासत में, शिव प्रताप शुक्ला। उनकी तो राज्यसभा की मेंबरी भी समाप्त हो चुकी है, रिपीट नहीं हुए। बहुत कुछ कृष्णकांत पांडे ने कह ही दिया है उनके बारे में। अब उस पर ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं हो सकती। तो जिसके हाथ में कोई अधिकार ही नहीं, उसके लिए कमेटी, उसको अध्यक्ष बना के, वो कमेटी में सब बड़े बड़े मंत्री हैं। अच्छा, ब्राह्मण के लिए आज चर्चा आप कर रहे हैं कि बीजेपी बड़ी चिंतित है, लेकिन बीजेपी में कोई पद देने में कसर थोड़ी रखी। लेकिन ब्राह्मण तभी मानेगा जब मुख्यमंत्री उसकी जात का हो, उससे नीचे अब वो मानेगा नहीं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, ये दोनों ब्राह्मण हैं। ब्यूरोक्रेसी में आइए, मुख्य सचिव जो सबसे बड़ा पद है वो ब्राह्मण के पास है, गृह सचिव का पद ब्राह्मण के पास है, नियुक्ति सचिव का पद ब्राह्मण के पास है, और मंत्री आप कैबिनेट में देख लीजिए, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री, जितिन प्रसाद आबकारी मंत्री, खेल मंत्री, पर्यटन मंत्री, बहुत सारे मंत्री पद दे रखे हैं बीजेपी ने। लेकिन मामला जम नहीं रहा है, थर थर कांप रहे हैं। केंद्र में आइए, महेंद्र नाथ पांडे और अपने लखीमपुर वाले टेनी महाराज। टेनी महाराज को तो खैर बैठक में बुलाया नहीं, डर रही बीजेपी, लेकिन वो भी पंडित ही हैं। और एक बात ये कहेंगे कि यूपी से कलराज मिश्रा को बीजेपी ने राज्यपाल बनाया है। पांडे जी ने कहा किसी कुछ नहीं दिया भाई, लेकिन दिया। हाँ, संजीव मिश्रा बैठे हैं, इनको भले कुछ नहीं मिला, और ना बीजेपी ने अपने किसी प्रवक्ता को कुछ दिया। अगर आप देखें तो आयोगों और निगमों में 100 के करीब पद खाली रहे, 100 से ज़्यादा, लेकिन बीजेपी 5 साल में उनको समायोजित करने में चूक गई। प्रवक्ता के मुंह पे झुर्रियां आ गईं, दाढ़ी बढ़ गई, फकीरी की हालत है, लेकिन इन लोगों को आयोगों में मंत्री उपमंत्री का पद नहीं मिल पाया। तो ये जरूर बीजेपी यहाँ चूकी है। देश का इतना बड़ा संगठन है, ब्राह्मणों को साधने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं, लेकिन अब तो बांट भी नहीं सकते। 10 दिन बाद, 5 दिन बाद आचार संहिता आ जाएगी, कहाँ लेके जाएंगे। देखिए, हम जब बात करते हैं ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण को उच्च जातियों में माना जाता है और उसे बहुत साधन संपन्न माना जाता है। लेकिन जब आप कभी गांव में जाइए तो गरीबी जाति देखकर नहीं आती है। ब्राह्मण परिवारों में भी बड़ी गरीबी है। ब्राह्मणों के घर कच्चे हैं, मकान उनके, ब्राह्मणों के पास खेत नहीं है, ब्राह्मणों के यहाँ रोजगार का साधन नहीं है, वो भी बहुत गरीब हैं। लेकिन तमाम सारी सरकारी योजनाएं कुछ ऐसी हैं जिनका लाभ खाली दलितों को, ओबीसी को ही मिलता है। वहाँ पर पात्र ब्राह्मण भी हैं, लेकिन जात के नाते उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती। तो हम जिस समाज में हैं वहाँ बड़ा भेदभाव है, समानता है, और आप नीचे उतर के देखिए तो कितना दर्द है। लेकिन उस दर्द को देखने वाले लोग नहीं हैं, या जो लोग वहाँ से आते हैं वो ऊपर आके उस दर्द को भूल जाते हैं। आप बीजेपी की बात करते हैं, ब्राह्मण नेताओं की समिति भी बनी है, लेकिन ये समिति कितनी कारगर होगी ये वक्त बताएगा। जी, हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई बात फैलानी हो, लाउड स्पीकर के बजाय पंडित को बता दो। लाउड स्पीकर फेल हो जाएगा, पंडित उससे ज़्यादा तेज प्रचार करेगा।
ये है, ऐसा नहीं है फिर। मतलब कहा जाता है। देखिए, और ठाकुर और पंडित के बीच तो वैसे झगड़ा चलता रहता है, अप्रत्यक्ष लड़ाई चलती रहती है। और बीजेपी में भी लड़ाई इसी बात की है। वो मुख्यमंत्री पद के नीचे पंडित पे वो शांत होगी नहीं, चाहे जितना आप जोर लगा लीजिए। आप हम जब छोटे थे तो सुनते थे राजनीति एक सेवा है, लोग सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं। और आप देख रहे हैं कि यह सेवा किसी एक जात के लिए नहीं, अपने के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, भारत की जनता के लिए और भारत राष्ट्र के लिए थी। लेकिन ये सेवा का स्वरूप कैसे कैसे बदला और कैसे कैसे ये सिमटती गई। जी ब्रजेश जी, चुनाव का दौर चल रहा है, नेता घूम रहे हैं। मायावती कहती हैं हम पंडितों को खूब टिकट देंगे। अब मायावती सोशल इंजीनियरिंग से एक बार जीती थी, पर पंडित उनसे भाग गया, बीजेपी में चला गया, बीजेपी पर कायलिस। अब वो कह रही हम जाने नहीं देंगे। मिश्रा जी के सम्मेलन में जाते हैं लोग, वोट पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मायावती की पार्टी की हालत तो ठीक नहीं है, उनके यहाँ विधायक भाग रहे हैं। अब बीजेपी, पंडित के तो मजबूरी भी है बीजेपी में, वो जाएगा कहाँ? वो अगर दूसरे पार्टी को वोट देगा तो माना भी तो नहीं जाएगा। एक बार वो आगरा से जो राज्यसभा सांसद वो गरियाते हुए कह रहे थे कि ये जाएंगे कहाँ। भाई जो बात सही है वो सही है। आप देखिए कि अगर संगठन में आप देख लीजिए तो प्रदेश अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का जो पद है वो ब्राह्मण के पास है, अरविंद शर्मा के पास। बीजेपी ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया, लेकिन ब्राह्मण को वो एकजुट नहीं रख पा रही, असंतोष तो है और तमाम सारी घटनाएं उसके पीछे कारण बन जाती हैं। लेकिन देखिए, ब्राह्मण या ये नेता हैं, ये नेता इतने खुर्रैठ हैं कि अपना पद पा जाते हैं तो ये शांत हो जाते हैं, और जब तक नहीं पाते तब तक चिल्लाते घूमते हैं। आजकल चुनाव चल रहा है, ये इतने होशियार हैं, ये दिन भर पैर छूते हैं, और ये पैर छूने के चक्कर में अगर इनकी बीबी सामने पड़ जाए तो वो पैर छू लेंगे, ये इतना आदी हो जाते हैं। तो ये सब अवसर के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। ये औरत के पैर छू लिए, सवेरे उठे और कहे अरे राम भूल होगी तो जनता समझ के छू लिए। तो चुनाव इनसे जो मनाए वो करवा लीजिए। बहरहाल ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, उनका सम्मान रहा है। उपहास होता है तो फिर स्वाभाविक है कि ब्राह्मण कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा। ये वक्त ऐसा है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मण बड़ा बुद्धिमान होता है। ब्राह्मण का जो बच्चा पैदा होता है वो इंटर पास पैदा होता है, बुद्धि से इतना तेज होता है, इसीलिए उसका सम्मान रहा है। उसकी विद्वता के नाते ब्राह्मण का सम्मान हुआ है समाज में। पैदा होते हुए इंटरमीडिएट हो जाता है। हाँ, पैदा होते ही माना जाता है कि इंटरमीडिएट इतनी बुद्धि होगी उसके अंदर। अब ये राजनीति ने सब तमाम उल्ट पुल्ट दिया, ये तो अलग बात है जी। लेकिन बीजेपी ये जान ले कि जहां पंडित को टिकट देगी वहीं वोट पाएगी। इसके अलावा ब्राह्मण इस बार स्वतंत्रता पूर्वक वोट करेगा। बीजेपी जोर चाहे जितना लगा ले, ये ब्राह्मण की खासियत है। मनोज पांडे देखिए 2 बार जीते, सपा हार गए, काफी सारे लोग 47 सीट आई, लेकिन मनोज पांडे जीत गए। तो इनके समाज ने इनका साथ दिया। बहरहाल लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का स्वरूप बदल जाता है। ब्राह्मण का स्वरूप रक्षा का है, समाज की सेवा का रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि जो लोग पद पा जाते हैं वो अपने समाज को भूल जाते हैं, खास तौर से ठाकुर और पंडित में। जब आप जाएंगे इनके पास काम लेके तो ये नियम कानून की किताब खोल के बैठ जाई हैं। तब इनके सामने जात पात ये नहीं देखते, तब ये वहाँ इंसाफ की कानून के देवता बन जाते हैं। तो वहाँ पर बड़ी निराशा होती है समाज को। कुल मिला के जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं जो श्रेय लेना चाहते हैं वो सुने जी। एक साहित्यकार है बात तो ठीक कही वीरेंद्र जी ने, क्यों भाई संजीव जी? कहें कि मरे बैल गरियार और मरे वह अड़ियल टट्टू,
और मरे कर कसा नारी और मरे खसम निखट्टू, और ब्राह्मण सो मर जाए और हाथ में मदिरा लेकर पिए, और पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे, और बेनियाब राजा मरे और बेन्याय राजा मरे, और तबई नींद भर सोइए, और बैताल कहाँ विक्रम सुनो, और इनके मरे कतई न रोइए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज के इस मसले को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न भी पूछा था। प्रश्न ये था कि उत्तर प्रदेश में इस बार ब्राह्मण किस पार्टी को आशीर्वाद देने वाले हैं। तो हमने ये प्रश्न कू ऐप पर पूछा था ताकि हम इसे पब्लिक ओपिनियन के तौर पर समझ सकें कि जनता की ओपिनियन क्या है। तो अनूप कुमार लिखते हैं कि बीजेपी जहां ब्राह्मण कैंडिडेट उतारेगी वहां ब्राह्मण बीजेपी के साथ होगा। यही बात का जिक्र अभी वीरेंद्र जी भी कर रहे थे। समीर पाठक लिखते हैं कि यूपी में कानिकुब्ज और सरयू पारी दो ब्राह्मण वर्ग हैं और दोनों वर्गों में बटे हुए हैं। अभिनव सिंह लिखते हैं कि खुशी दुबे समेत कई प्रकरण हुए जिसमें ब्राह्मणों में गलत संदेश गया है। मैं पहले मौका देना चाहता हूं मनोज पांडे जी को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, आप मुझे बताइए कि क्या अग्निहोत्री जी की इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा ब्राह्मणों के बीच है वो खुशी दुबे का है? देखिए ब्रजेश भाई, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के। मैं इस मौके पर ये जरूर कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे कि सबसे ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने का काम ब्राह्मण समाज करता है, वो चाहे उसकी जागरूकता हो और चाहे वंशानुसार हो। अगर आज आप देखें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी का परसेंटेज भी उसकी एजुकेशन के अगर आप सापेक्ष देखें तो ब्राह्मण की है। आज उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट रुका हुआ है, उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हो रहा, उससे प्रभावित आज ब्राह्मण है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें कि जो काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के 22,000 संस्कृत के टीचरों के लिए किया था, आज बचे हुए 13,000 शिक्षकों के लिए किसी सरकार ने नहीं किया। अगर आप बात करें तो भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी की मूर्ति को लगवाने का और अवकाश घोषित करने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर रोक लगा दिया। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश और देश में समाजवादी पार्टी। पांडे जी, एक आरोप है आपके ऊपर, मैं चाहता हूं कि आप उस आरोपों का सामना करिए और जवाब दीजिए। आपके ऊपर आरोप है कि आप प्रबुद्ध सम्मेलन के बहाने ब्राह्मणों में विद्वेष पैदा कर रहे हैं। देखिए, अगर ये जो लोग हमारे भाई आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको अगर पता देंगे तो ढूंढ करके मिलेंगे। प्रबुद्ध समाज के अगर लोगों के पास जा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही है समाजवादी पार्टी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होने की है। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पे आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी को रखा और 9 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 3 बार 3 विभागों के मंत्री रहे। आदरणीय माता प्रसाद पांडे, तो आप खुली बैठक क्यों नहीं करते हैं? मुझे बताया गया कि आप बंद कमरे में सबके मोबाइल बाहर रखवा के काफी जहरीली टिप्पणियां किया करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये गलत है। मनोज पांडे समाजवादी हैं और जाति से ब्राह्मण है। मनोज पांडे ने रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए झंकारी बाई की मूर्ति लगाई, बीरा पासी का द्वार बनाया, राजा बेनी माधव द्वार बनवाया, सरदार पटेल की मूर्ति लगवाने का काम किया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी हमने गेट लगाया और हमने मलिक मोहम्मद जॉयसी द्वार भी बनवाया। हम समाजवादी लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन उसी समाज का एक अंग ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण पर अन्याय अत्याचार हो और केवल इस बात के लिए छोड़ दिया जाए कि ये ब्राह्मण है, इनको मरने दो, तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में और भारत के विराट संविधान में क्या ये अन्याय नहीं होगा। और अगर आज आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अगर ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात कर रही है और लगातार उसने इस पार्टी को आदरणीय नेताजी से जोड़ करके रखा है, जी रोजगार की बात कर रही है। और मैं संजीव मिश्रा जी को मौका देता हूँ। पांडे जी, शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूं संजीव मिश्रा भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखें। ऐसा संदेश क्यों जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ब्राह्मणों के प्रति नकारात्मक रवैया रखे हुए? संजीव मिश्रा। नहीं, देखिए, अभी तक की जितनी डिबेट हुई है, सारे आपके जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी से चूंकि आदरणीय मनोज जी बैठे हैं, इन्होंने 2012 तक की अपनी गिनती सुनाई कि 2012 तक क्या रहा। 2012 के बाद 17, 2019 के चुनाव और 14 के चुनाव का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। उसी तरीके से बीएसपी के साथी ने तो हमारे 2007 पे ही छोड़ दिया, और कांग्रेस के हमारे साथी ने तो 32 साल कांग्रेस बेहाल क्यों हुई है
इस पर पूरी अपनी 32 साल की टिप्पणी लिख दी। लेकिन मुझे नहीं लगा कि किसी ने भी इस पर टिप्पणी की हो कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज क्यों। अब देखिए कितनी सब तो बोले हैं, अब आपको नहीं सुने तो ये अलग बात है। पिछली बार मेरी पूरी आप बात क्या क्या बात राहुल ने नहीं कही या पांडे जी ने बात नहीं कही, अब आप सुने ना तो अलग बात है। मेरी बात को आने दीजिए। नहीं, देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्ता अभी तक चलाई है, मैं उनकी टिप्पणियों पर ज्यादा वो करता हूं। और जहां तक बाकी लोगों का सवाल है मैं उन पर भी आऊंगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, आदरणीय मनोज पांडे जी को भी याद होगा कि जब वो कोई केसरिया पट्टा अगर पटकी पहने हुए हाल में दिखाई देता था तो उसको मुखबिर कहा जाता था, उसको हाल से बाहर कराया जाता था। हमने वो दौर बहुत कायदे से देखा है। जिन ब्राह्मणों का अपमान हुआ, मुझे लगता है कि मनोज जी आप चूंकि कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन जिस तरीके से 2012 में कहा गया था कि मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे, और 5 साल की सरकार चलाने के बाद अपने मुसलमानों आप फिर दूसरी पिच पे चले गए। मैं आज पंडित जी लोगों पे बात करने के लिए बुलाया हूं। आपने एक टैबलेट नहीं दी। नहीं, आने बात आएगी तो दूर तक जाएगी। हाँ। किसने किनको मुसलमान की कोई बात धोखा दिया है, इस बात को भी आने दीजिए जी। बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे थे, बीएसपी के साथी हमारे कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी में 3-3 सीएमओ के मर्डर हुए थे। कोई जेल के अंदर हो रहा था, कोई जेल के बाहर हो रहा था। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इटावा में एक इंजीनियर का अपहरण करके ओके, अब आप कानून व्यवस्था की तरफ चले गए। ओके फैजान, आप इन्हें रिप्लाई करें। गो अहेड। संजीव भाई नहीं, मुझे अभी नहीं, आपको टाइम दे दिया, आप कहीं और चले जाते हो ना। नहीं आती है तो ठीक। या विकास दुबे के समर्थक लोग बैठे, या विकास दुबे के किसने विकास दुबे का समर्थन किया? हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए, किसने किया समर्थन? या गायत्री प्रजापति को कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में बनाने वाले लोग हैं। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि ब्राह्मण, खुशी दुबे को भी वही माना जाए। संजीव मिश्रा ऊपर अत्याचार किया, खुशी दुबे को भी उसी कैटेगरी में माने आती है तो न्यायालय में उसी कैटेगरी में है। खुशी दुबे की बात आती तो न्यायालय में मामला है, और न्यायालय में ओके फैजान, ये तो कह रहे हैं भाई कोर्ट का मामला है, कमेटी छुड़वा लेगी। ओके, थैंक यू संजीव जी, शुक्रिया। फैजान को भारतीय जनता पार्टी, आप समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में, आपको शायद भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं है पहले का। आप उत्तर प्रदेश पूरा घूमे नहीं हैं। अगर निकल के चले जाइए एक बार गोरखपुर की तरफ तो आपको जनता ही बता देगी कि कौन मुख्यमंत्री है, कौन किसका विरोधी है। संजीव भाई जमीन पे रहिए, हकीकत पे रहिए। बात ब्रजेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि आप कानून व्यवस्था पे ना बोलें वरना मजाक के पात्र बन जाएंगे। टहनी साहब अभी भी उपस्थित है आपके पास, और आप गोरखपुर का एक कांड देख लेंगे, आप कासगंज कांड देख लेंगे। गोरखपुर से लेके उन्नाव से लेके हाथरस से लेके कुछ छुपा नहीं है। वक्त कम है, मैं चाहता हूं मैं ब्रजेश भाई यही कहना चाह रहा हूं, आप साफ तौर से ब्रजेश भाई, आज ब्राह्मण समाज ये मान चुका है कि योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मण विरोधी मानसिकता के सीएम हैं इस वक्त। ओके, कृष्णकांत पांडे जी, आप क्या ओपिनियन है इस बारे में? ओके, मैं कृष्णकांत जी को समय देता हूं। अभी क्राइम पे बात हो रही थी। एनसीआरबी के जो रिपोर्ट है उसके उत्तर प्रदेश के 3 शहर जो क्राइम में सबसे हुआ ना, जिसमें 1849 मर्डर, नो संजीव जी बीच में कमेंट्री मत करिए, सारी चीजें जिसमें उत्तर प्रदेश के 3 शहर है। यह कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं तो आज पंडित जी लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, फिर ना कहना कि डिबेट नहीं। बिल्कुल, मैं पंडित जी लोगों पे ही आ गया। हाँ। 1250 से ज्यादा संख्या में 4.5 साल में ब्राह्मणों की हत्या इस सरकार में हुई है। जून और जुलाई महीने के मात्र 11 दिन में 23 ब्राह्मणों की हत्या, और ऊंचाहार की घटना में बता दिया। केवल पिछले साल जो मेरे पास डाटा है उसके मुताबिक लगभग 500 हत्या ब्राह्मणों की हुई है। ब्राह्मण बिना खाए इस बार उत्तर प्रदेश में सो जाएगा, उपवास करेगा, जाड़ा में बिना चद्दर ओढ़े सोएगा, रजाई की बात छोड़ दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ करके देखेगा नहीं इस बार ब्राह्मण। हम लोग भी गांव-गांव जा रहे हैं, सारे राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं। थैंक यू पांडे जी, थोड़ा सा वक्त का अभाव है। राहुल जी, सारे ज्योतिषी आप। ओके राहुल, अभी तो संजीव मिश्रा कह रहे थे कि कोई आपत्ति नहीं है। एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हाँ। एक नई परिपाटी भाजपा ने चालू की है। अभी गोरखपुर में अंकुर शुक्ला की पीट कर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई, जो 16-17 वर्ष का बालक था, जिसमें नई परिपाटी हुई है कि जो आरोपित है, जिसने मारा है, उसके घर पे इनके सांसद जी पहुंच जाते हैं और पीड़ित के घर कोई नहीं पहुंचता है। ये नई परिपाटी गई है।
दूसरी प्रश्न बात ये है कि अभी मैं वीरेंद्र जी का जो कह रहे थे कि ये इनका बस चले तो ये चुनाव आ गया है, अपनी पत्नी के पैर छू लें। सत्य है, ये जितने ब्राह्मण मंत्री बैठे हैं ये ब्राह्मणवादी नहीं हैं, ये अवसरवादी हैं, और अवसर में निकलेगा अभी, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। आज इनको ब्राह्मण याद आ रहा है, ये बताएंगे आज हम फलाने हैं, आज हम पाठक हैं, मिश्रा हैं, दुबे हैं, अवस्थी हैं, आज ये बताएंगे। ये सिर्फ अवसरवादी हैं, ये कोई ब्राह्मणवादी नहीं है। ये 16 लोग की जो कमेटी है, इससे कुछ लाभ है आप लोगों को? कोई कमेटी, जितनी कमेटियां बनी आज तक किसी की रिपोर्ट नहीं आई, और इस कमेटी का भी कोई लाभ नहीं। कमेटी में ऐसे लोगों को बनाया गया है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का जो हाल हुआ आपको पता ही क्या है, ठीक है। ये बता रहे हैं खुशी दुबे तो का मामला कोर्ट में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर इतने मामले थे, वो भी कोर्ट में थे, सारे वापस कैसे हो गए? माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस करा लेते हैं, तब न्यायालय भरोसा नहीं है। खुद के मुख्यमंत्री रहते हुए सारे मामले वापस करा लिए, वो तब न्यायालय नहीं था, और खुशी दुबे के लिए न्यायालय है। दो लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, एक तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, उन्होंने ब्राह्मणों में एक यूनिटी ले आई, एकता ले आई, और दूसरा धन्यवाद देता हूं माननीय संजय सिंह जी का, जिन्होंने खुशी दुबे का मुद्दा इस मंच पे लाया और आज इस लेवल पे पहुंचा है। खुशी दुबे जो है एक मुद्दा बन रहा है ब्राह्मण समाज के लिए। अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करता हूं। विनोद जी, आप क्या समझते हैं कि ये 15-16% की जो कम्युनिटी है, इस बार वो कितनी निर्णायक भूमिका अदा करने जा रही है? देखिए, ये मुझे लगता है, पहली बात तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने आपसे कहा था खुशी दुबे का मुद्दा प्रतीकात्मक मुद्दा है। मुद्दे बहुत सारे हैं, अकेला मुद्दा वो नहीं है, लेकिन एक प्रतीकात्मक मुद्दा है। दूसरी बात, मैं वीरेंद्र सिंह की इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण अपनी पार्टी समझता था, उसको उम्मीद थी कि कांग्रेस के जाने के बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री भाजपा बनाएगी, लेकिन भाजपा ने कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ और 2 बार कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये भाजपा के पार्ट में एक बात है, तो ये एक उसकी टूटी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा से उसको उम्मीद नहीं थी कि कोई उनका ब्राह्मण मुख्यमंत्री वो देंगे, तो ये एक कारण है। तो इसलिए मुख्यमंत्री पद का एक बड़ा मुद्दा उनके लोगों के मन में है। और तीसरी बात ये मैं कह रहा हूं कि जो आपने कहा कि 15% कम्युनिटी क्या करेगी, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और 15% की कम्युनिटी अभी जो है उसको किसको विकल्प के रूप में चुनेगी, क्या वो वापस भाजपा के साथ लौट जाएगी या विकल्प के रूप में चुनेगी? अब जैसे किसी ने कहा कि जहां बीजेपी का ब्राह्मण कैंडिडेट होगा उसको बीजेपी ब्राह्मण वोट देंगे, लेकिन ये लाइन बहुत चल रही है, ये वाली लाइन जो आपने अभी बोली ना, ये लाइन काफी चल रही है। हाँ नहीं, लेकिन अगर जहां मान लीजिए बीजेपी का भी है और सपा का भी है या बसपा का है या कांग्रेस का है, तब क्या करेंगे? तो ये लाइन जो है ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा क्षेत्रीय स्तर पर अगर देखें, पश्चिम से लेके मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो अलग अलग जगह अलग अलग मुद्दे हैं और वो मुद्दे कहीं ना कहीं असर डाल रहे हैं। अभी डैमेज कंट्रोल की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, कितनी कामयाब हो पाएगी? मैं एक बात जरूर कह के अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव अपने चेहरे पर लड़ रहे हैं, जैसे 2017 का चुनाव लड़ा गया था। और चूंकि मोदी जी की छवि जो है जातिगत छवि नहीं है, उनकी छवि एक राष्ट्रीय नेता की है, एक लोकप्रिय नेता की है, तो क्या ब्राह्मण दोबारा उन पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? ये भाजपा के लिए एक यक्ष प्रश्न है। और मुझे लगता है भाजपा को कमेटियां बनाने की बजाय मोदी जी के चेहरे पर और उनकी नीतियों पर भरोसा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस बड़ी और महत्वपूर्ण सामाजिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए, जो अब इत्तेफाक से राजनीतिक भी हो गई है। और बहनों भाइयों, आप सबका ही धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।